नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए अच्छी बात, और अच्छी बात यह है कि संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। आप अपने जीवन में किसी भी काम को, किसी भी लक्ष्य को अगर ऐसा समझते हैं कि वह असंभव है, तो आप उस असंभव काम को सोचकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर काम संभव होता है आपकी इच्छा शक्ति से। अगर आपकी अच्छी इच्छा शक्ति है, प्रबल इरादा है, तो आप उस कार्य के पीछे लगन और मेहनत से लग जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब आपको वह असंभव लगने वाला कार्य संभव हो जाता है। इस वाक्य का यही अर्थ है कि संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है कि असंभव से आगे निकल जाना, और फिर आप सफलता के उस उच्चतम शिखर पर होते हैं जहां से आपको वह असंभव लगने वाला कार्य बड़ा आसान लगता है, बड़ा संभव लगता है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कीट दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज वर्ल्ड इंसेक्ट डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये मनाया गया है 6 जून को। 6 जून को मनाया गया है विश्व कीट दिवस। बात करते हैं खबर की। हर वर्ष 6 जून को दुनिया भर में विश्व कीट दिवस, वर्ल्ड पेस्ट डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य कीट प्रबंधन के महत्व और इसके द्वारा मानव जीवन, पर्यावरण और कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है कि कृषि में कीट जो हैं किस तरीके से अपना महत्व रखते हैं, उसको लेकर ये जो कीट डे है ये मनाया जाता है। बात करते हैं इसके शुरुआत की। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, इसको मनाने की शुरुआत वह हुई थी वर्ष 2017 में। वर्ष 2017 में चीन के बीजिंग शहर से, बीजिंग से, याद रखेंगे बीजिंग, चीन से इसकी शुरुआत हुई थी। चीन से इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई थी विश्व कीट दिवस की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ऐसा नैनोजाइम विकसित किया है जो अधिक रक्त थक्के बनने से रोकेगा? Who has recently developed a nanozyme that will prevent the formation of more blood clots? बात करते हैं खबर की। तो खबर है, भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म (पीटीई) और कोविड-19 संबंधित थ्रोम्बोसिस जैसी स्थितियों के कारण होने वाले असामान्य रक्त के थक्के को ठीक करने के लिए एक धातु आधारित नैनोजाइम विकसित किया है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर है IISc बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने बेंगलोर ने इस नैनोजाइम की खोज की है। यह नैनोजाइम है क्या? तो यह नैनोजाइम होता क्या है? यह एक कृत्रिम आर्टिफिशियल एंजाइम होता है। एंजाइम जो कि क्या करता है? प्राकृतिक एंजाइम की तरह कार्य करता है। बिल्कुल प्राकृतिक एंजाइम जो होते हैं उन प्राकृतिक एंजाइम की तरह कार्य करता है, और ये बना होता है, किससे बना होता है? यह बना होता है नैनो मटेरियल से। नैनो मटेरियल से बना होता है, और ये जो नैनो मटेरियल होता है ये रेडॉक्स सक्रिय होता है। ध्यान रखेंगे, ये कैसा रहता है? रेडॉक्स सक्रिय मटेरियल होता है। रेडॉक्स सक्रिय नैनो मटेरियल से ये नैनोजाइम बने होते हैं। इन नैनोजाइमों को इंजेक्शन के थ्रू हमारे ब्लड वेसल्स में प्रवेश कराया जाता है, जिससे ये जहां पर भी रक्त के थक्के बनते हैं उनको बचाता है, रक्त के थक्के बनने से रोकता है। इसका उपयोग जो है, हमने पढ़ा कि कोविड-19 से संबंधित जो बीमारियां हैं, यानी कि फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां हैं, तो फेफड़े में ये बीमारी होती है पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, है ना, पीटीई इसको कहते हैं। इसमें होता क्या है कि फेफड़े की जो रक्तवाहिनियां होती हैं उन रक्तवाहिनियों में थक्के आकर जम जाते हैं, जिससे सांस फूलना या दिल की धड़कन बढ़ना और शरीर में बढ़ जाना, शरीर नीला पड़ जाना ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऐसी बीमारियां या ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके निदान के लिए जो है IISc बेंगलोर ने इसी नैनोजाइम की तकनीक को विकसित किया है। और ये जो थक्के हैं, ये जो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में जो पीटी में जो थक्के बनते हैं, ये वास्तव में शरीर पर जब कहीं चोट लग जाती है, DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो होता है ना, थ्रोम्बोसिस, उससे थक्के बनते हैं, और थक्के रक्त के प्रवाह के साथ साथ होते हुए, हृदय से होते हुए आकर आपके फेफड़े के जो रक्तवाहिनियां उसमें जमा हो जाते हैं, और जो फेफड़ा है वो सही से अपना काम नहीं कर पाता, इसलिए ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं।
एक और चीज इससे ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो रक्त थक्के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बनने की प्रक्रिया, तो रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया कहलाती है हेमोस्टेसिस कहलाती है। ये याद रखेंगे, हेमोस्टेसिस कहलाती है। इंग्लिश में लिख लेंगे हेमोस्टेसिस। तो रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को कहते हैं हेमोस्टेसिस। यह पूछा गया प्रश्न है और जरूरी है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? यह आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की कटौती की है। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है, इसने 6.5% से घटाकर अब 0.50% जो है कटौती कर ली है। यह 50 आधार अंकों की कटौती की गई है, यानी कि सही उत्तर है 0.50%। बात करते खबर की, तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार 6 जून को अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6% से 5.5% करने की घोषणा कर दी है। यह आरबीआई द्वारा लगातार तीसरी बार रेपो रेट दर में कटौती की गई है। चलिए बात करते हैं रेपो रेट की। ये रेपो रेट होता क्या है? तो रेपो रेट क्या होता है? किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, जैसे भारत देश है अपना, भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई। और ये आरबीआई क्या करता है कि जो जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं या कमर्शियल बैंक होते हैं, उन कमर्शियल बैंकों को कुछ पैसा उधार देता है। जैसे कि एसबीआई हो गया या बाकी बैंक जो हो गए, उन्हें अपने रोज की काम को चलाने के लिए कुछ पैसों की अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो उधार लेते हैं इसी आरबीआई से पैसा। और जब आरबीआई से ये पैसा उधार लेते हैं तो आरबीआई इन्हें कुछ निश्चित दरों पर इन्हें वह पैसा प्रदान करता है। तो वे जो दर होती है रुपया प्रदान करने की, वही दर कहलाती है रेपो रेट। तो आरबीआई जब बैंकों को पैसा देता है, जिस इंटरेस्ट रेट पर, जिस ब्याज दर पर पैसा देता है, वही ब्याज दर कहलाती है रेपो रेट। इतना आप ध्यान रखेंगे। तो रेपो रेट आरबीआई की ऐसी तकनीकी है जो अर्थव्यवस्था में सहायक होती है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीजें, जैसे महंगाई पर भी नियंत्रण करती है रेपो रेट। महंगाई और ऋण लोग लेते हैं, ईएमआई जो चुकाते हैं, उसका सीधा असर रेपो रेट का इन पर पड़ता है। रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो बैंक जो है लोन जो है ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोगों को देंगे और ईएमआई बढ़ जाएंगी। और जब रेपो रेट कम होगा तो ईएमआई कम हो जाती हैं लोगों की, या बैंक जो है कम ब्याज दरों पर लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो रेपो रेट जो होता है प्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग जो सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। और ये जो होता है, ये जो रेपो रेट होता है, ये जो ऋण देता है आरबीआई, ये कम समय के लिए देता है बैंकों को। ये भी याद रखेंगे, कम समय के लिए प्रदान करता है। चलिए बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। एक अधिनियम आया था 1934 का, आरबीआई अधिनियम। उस आरबीआई अधिनियम के तहत वर्ष 1935 को 1 अप्रैल वर्ष 1935 को इसकी स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल वर्ष 1935 को हुई। और इसका जो मुख्यालय था, प्रारंभ में इसका मुख्यालय रखा गया कोलकाता इसका मुख्यालय था। लेकिन बाद में कुछ समस्याओं के चलते वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय बना दिया गया मुंबई। तो अब जो है इसका मुख्यालय है मुंबई। आपको ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय अब है मुंबई। और यह पहले निजी क्षेत्र की संस्था थी, निजी क्षेत्र की संस्था थी आरबीआई। लेकिन कब? 1 जनवरी, याद रखेंगे, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और राष्ट्रीयकरण होने के बाद ये जो है भारत सरकार के स्वामित्व वाली संस्था बन गई।
तो आरबीआई की स्थापना हुई 1934 के आरबीआई अधिनियम से। 1 अप्रैल 1935 को इसका मुख्यालय प्रारंभ में कोलकाता बना, लेकिन उसके बाद इसे वापस लाया गया मुंबई में स्थायी रूप से। अब भी इसका मुख्यालय मुंबई में ही है। और वर्ष 1949 में इसको राष्ट्रीयकरण करके इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और राष्ट्रीयकरण होने के बाद से यह जो है भारत सरकार के स्वामित्व वाली संस्था बन गई। और अब इसके जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा साहब हैं, ये आपको याद रखना है। किसके गवर्नर? संजय मल्होत्रा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भारत और इंग्लैंड के बीच में ये जो सीरीज होती है अभी हाल ही में होने वाली है जुलाई के समय में, तो इस सीरीज का नाम बदलकर किया गया है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। अब नया नाम है महान सचिन तेंदुलकर और महान जेम्स एंडरसन के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। बात करते हैं खबर की। टेस्ट क्रिकेट के 2 महानतम खिलाड़ियों के सम्मान में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने संयुक्त रूप से घोषणा की है कि भारत और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज को अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। नाम बदलने का उद्देश्य इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट गेंदबाज जेम्स एंडरसन और भारत के महान बल्लेबाज और इतिहास में नाम रखने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम पर होगी। अब बात करें अगर पहले इस ट्रॉफी का क्या नाम था, तो पहले इस ट्रॉफी का नाम था पटौदी ट्रॉफी। पटौदी ट्रॉफी के नाम से जानी जाती थी, और अब यह पटौदी ट्रॉफी जानी जाएगी जेम्स एंडरसन और सचिन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि जून 2025 में किस ई कॉमर्स कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस प्रदान किया है? विच ई कॉमर्स कंपनी हैज बीन ग्रांटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो कंपनी है ये हमारी भारतीय कंपनी है जिसे फ्लिपकार्ट के नाम से जाना जाता है। ये फ्लिपकार्ट कंपनी है, फ्लिपकार्ट, जिसको अब जो है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफसी लाइसेंस प्रदान कर दिया गया। बात करते खबर की। भारत में ई कॉमर्स क्षेत्र की अग्रणी कंपनी फ्लिपकार्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। यह लाइसेंस फ्लिपकार्ट को अपने ग्राहकों और विक्रेताओं को सीधे ऋण प्रदान करने की अनुमति देता है, जिससे वह अपनी वित्तीय सेवाओं के दायरे का विस्तार कर सकेगा। तो बेसिकली ये जो सर्टिफिकेट या लाइसेंस जो होता है यह किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इसलिए दिया जाता है ताकि वह अपने कस्टमर को ऋण प्रदान कर सके, लोन प्रदान कर सके छोटे मोटे, जिससे वो अपनी शॉपिंग वगैरह या जो भी उनकी ज़रूरतें उनको पूरा कर सके। ये लाइसेंस इसलिए काम में आता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 7 जून को। याद रखेंगे ये 7 जून को मनाया गया है। बात करते खबर की। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लोगों को खाद्य सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूक करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को सुरक्षित, पौष्टिक और स्वच्छ भोजन मिल सके। तो बड़ी दुविधा है हमारे पूरे विश्व में, ये खाने की बड़ी किल्लत है। सुरक्षित और पौष्टिक जीवन जैसा पौष्टिक भोजन मिलना बहुत दूभर है कई लोगों को। जैसे अफ्रीका जैसे महाद्वीप में बहुत सारे लोग भुखमरी का शिकार होते। भारत में भी बहुत तबका ऐसा है जहां उन्हें शुद्ध और स्वच्छ भोजन नहीं मिलता। तो शुद्ध और स्वच्छ भोजन न मिलने के कारण लगभग 60 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। 60 करोड़ लोग बीमार होते हैं प्रदूषित भोजन खाने से। 60 करोड़ लोग बीमार होते हैं, और इन 60 करोड़ लोगों में से लगभग 4 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। 4 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है खराब खाना खाने से होने वाली बीमारियों के चलते। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ताकि विश्व के सभी लोगों तक सुरक्षित, पौष्टिक और अच्छा खाना उपलब्ध कराया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? तो भारत का अभी हाल ही में ये जो डाटा आया है इसके अनुसार भारत का जो सबसे सुरक्षित राज्य है वह है सिक्किम।
भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, जो कि सबसे सुरक्षित है। बात करते खबर की, तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर 2025 के आंकड़ों से उत्साहजनक रुझान सामने आए हैं, जिसमें शीर्ष 10 राज्यों को उजागर किया गया है जहां महिलाओं की सुरक्षा एक प्राथमिकता और वास्तविकता है, और इसी के चलते सिक्किम को रखा गया है फर्स्ट पोजीशन में, पहले पोजीशन में। बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम राज्य की स्थापना 16 मई को हुई थी, 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को इसकी स्थापना हुई। अगर इसके राज्यपाल की बात की जाए तो सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये आपको याद रखना है सिक्किम के बारे में। और सिक्किम अब ऐसा राज्य बन गया है जो कि महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। तो ये जो फ्रेंच ओपन का खिताब है, यहाँ पर ये फोटो जो है गलत लगी हुई है, ये गलत फोटो लगी, इन्होंने नहीं जीता। पहला जो फ्रेंच ओपन का खिताब है उन्होंने वो हैं कोको गॉफ एक अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जीत लिया है अब फ्रेंच ओपन का खिताब। बात करते खबर की, तो कोको गॉफ ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी आर्याना सबालेंका को 6-7, 6-2, 6-4 से हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। तो बहुत ही टैलेंटेड जो है कोको गॉफ है, और ये विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी हैं, सेकेंड पोजीशन पर हैं रैंकिंग में, विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी हैं। और ये आयरना सबालेंका जो है विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी, फर्स्ट पोजीशन पर हैं, और इन्होंने फर्स्ट पोजीशन वाली इन्हीं आर्याना सबालेंका को हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में कुसुम सी योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो ये जो कुसुम सी योजना है, यह योजना स्टार्ट की जाएगी कर्नाटक राज्य से। याद रखेंगे कि इसको या स्टार्ट किया जाएगा कर्नाटका से, कर्नाटक इसका सही उत्तर है। बात करते खबर की, तो कुसुम सी स्कीम कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा 11 जून 2025 को शुरू की जाएगी। सबसे पहले यह योजना कर्नाटक के गौरीबिदनूर चिक्कबल्लापुर जिले में लागू होगी। सफलता के बाद में इसे पूरे राज्य में लॉन्च किया जाएगा। यह योजना पीएम कुसुम के अंतर्गत लागू, तो पीएम कुसुम एक योजना है प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है, उसी योजना के तहत यहाँ पर कर्नाटक में भी ये जो योजना है कुसुम सी स्कीम, यह लागू की जा रही है, और यह पीएम कुसुम के 3rd फेज के रूप में लॉन्च की जाएगी। तो पीएम कुसुम योजना जो है उसका 3rd फेज है, उसके रूप में ये लागू की जाएगी, और इसको देखकर यह तय किया जाएगा कि पूरे देश में इसे लागू करना है या नहीं करना है। चलिए बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक की स्थापना की अगर बात की जाए तो कर्नाटक की स्थापना 1956 में हुई थी, 1 नवंबर 1956 में। अगर इसके राजधानी की बात की जाए तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए तो कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। और बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। याद रखेंगे सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सिद्धारमैया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2025 में भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन बना है। तो भारत का शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य है अब महाराष्ट्र। अब जो है महाराष्ट्र राज्य है ब्लूबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। बात करते खबर की, तो महाराष्ट्र 2025 में भारत का सबसे बड़ा ब्लूबेरी उत्पादक राज्य बन गया है। पुणे और नासिक की मिट्टी ब्लूबेरी के लिए आदर्श है। भारत के शीर्ष 5 ब्लूबेरी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर अब महाराष्ट्र हो गया, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु और 5वां है उत्तराखंड। ध्यान में रखना कि ये 5 शीर्ष ब्लूबेरी उत्पादक राज्य हैं।
महाराष्ट्र में जो पुणे है ना, वहां पर स्ट्रॉबेरी भी उगाई जाती है। स्ट्रॉबेरी पुणे के पास में उगाई जाती है स्ट्रॉबेरी। तो याद रखना कि ब्लूबेरी में अब जो है महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है उत्पादन के। और अगर अब मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश किस किस चीज में उत्पादक है में पहला राज्य है? तो पहला है सोयाबीन और दलहनी। सोयाबीन के साथ साथ दलहनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश फर्स्ट है। मध्य प्रदेश याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश फर्स्ट है सोयाबीन उत्पादन और दलहनों में। तो अब महाराष्ट्र ब्लूबेरी उत्पादन में पहला राज्य बन गया है। आज की करंट अफेयर की क्लास में इतने ही प्रश्न थे और आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार, अंतिम तक बने रहने के लिए। और हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक करें, कमेंट करें और बहुत अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।